पार्टी ने एक जुटता का परिचय दिया, जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, उन सब लोगों ने, उनमें हम सब आते हैं, उन सब लोगों ने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने का प्रयास किया। ये चुनाव और कार्यकर्ताओं और नेताओं की एकजुट और मेहनत का परिणाम है। ये कांग्रेस की नीति और रीति का परिणाम है। ये राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के सानिध्य का परिणाम है कि प्रदेश भर के अंदर 8 और 9 महीने के अंदर कोई भी सरकार अपना विश्वास जनता के बीच में खो दे, ये बहुत बड़ी बात है। विधानसभा के चुनाव में हो, लोकसभा के चुनाव में हो, कई शिकायतें आती, इस चुनाव में भी आई। किसी ने उसका जिक्र किया नहीं, लेकिन मैं नाम न लेते हुए जिक्र करूंगा कि श्रवण कुमार जी, राम नारायण जी जीते हैं, जाटव जी जीते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने ईमानदारी से काम किया, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं, उसी ढंग का काम करते आए जो बरसों से करते आए। हम शुरोधार्य करते हैं और जो भी गलतियां रही हैं, कमियां रही हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, सुधारेंगे। जनता की सेवा जिस प्रकार से हमने जो व्रत लिया उससे करते रहेंगे। जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए मन में किसी भी प्रकार की कमजोरी लाने की आवश्यकता नहीं है। इन बयानों को किस लिहाज से समझा जा सकता है, अब इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। मानचंद जी, जो बॉडी लैंग्वेज आपने अशोक परनामी की देखी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको तो कुछ नहीं कहना विचारों को, उनको तो ऐसा भी कहना वैसा भी कहना। अगर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो हार वाले को पकड़ते रहो ना आप, फिर जीतने वाले की पहलू की मतलब ही क्या है? अरे भाई बिल्कुल मतलब है। उसके पहले आपने कहा था, सीना ठोक के कहा था कि चारों सीटें हम जीतने वाले हैं, और उसके बाद में आपने किया क्या कि हम जीत जाएंगे क्योंकि हम जीते थे। सवाल ये कि अब जनता इतनी देर करने वाली नहीं है। और मैं यहाँ संजय जी, मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। जैसा कि जिक्र किया अरुण चतुर्वेदी ने, उन्होंने माना कि कमियां रही हैं। आप इस मंच पर शुरुआत से अब तक नहीं मान रहे कि कमियां रही है? देखिए, अशोक जी गहलोत ने जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, मैं अरुण जी का जिक्र मैं यही बोल रहा हूँ। सबसे पहला उनका बयान था कि इस परिणाम से तो लगता है कि काम करना व्यर्थ है। अगर इस सोच से कोई पार्टी काम करती है तो मैं समझता हूँ उस पार्टी को अपना राजनीतिक जीवन ही छोड़ देना चाहिए। हम चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने उस हार को स्वीकार किया, जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकार किया और कहा कि जिस सेवा के उद्देश्य से हम यहाँ आए, इन चुनाव परिणामों से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसी सेवा की भावना को आगे लेकर इस प्रदेश की, इस देश की सेवा करेंगे। फिर आप मुख्यमंत्री जी पर आ गए, मैं तो मंत्री पर ही अटका हूं अभी। अरुण चतुर्वेदी के बयान के क्या मायने कहेंगे आप? अरुण जी चतुर्वेदी का मायना भी बिल्कुल ठीक है। अरुण जी चतुर्वेदी ने क्या करता, उन्होंने हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा है हार को स्वीकार करते हैं, कुछ कमियां रही हैं। आप मानते हैं कि 9 महीने में कमियां रही आपसे? 9 महीने में 9 महीने का जो कार्यकाल आपका था वो अपेक्षापूर्ण नहीं रहा। देखिए, वहाँ की लोकल समस्याएं कुछ होंगी जिनको कुछ समझने के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, निश्चित रूप से उसका भी परिणाम हो सकता है। और जरूरी नहीं कि पूरा चुनाव या पूरी सरकार की कमियों का ये परिणाम है। ये लोकल चुनाव था, लोकल उन 3 सीटों का जो भौगोलिक स्थिति है, उन भौगोलिक संजय जी की राय है या अशोक परनामी के वचन है जिनको आप फिर दोहरा रहे हैं? अशोक परनामी जी के वचन को मैं दोहराने के लिए भी बिल्कुल कटिबद्ध हूँ। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार का दिशा निर्देश, जिस प्रकार की योजना से चल रहे हैं। नारायण जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस को हमने सुना, जब गुरुदास कामत बोलते हैं तो वो पीती 2 बातों को, जैसा कि गहलोत बोलकर गए और पायलट बोल के गए, उसको खारिज कर दिया और कहा कि सब गुड़ी गुड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, कहीं पर बात स्वीकार सच्चाई को करनी होगी। इसी तरह से सच्चाई को स्वीकार किया अरुण चतुर्वेदी ने, लेकिन अशोक परनामी उस बात को गोल कर गए। दोनों पार्टियों में ये खामी। गालिब कहते हैं कि धूल चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता रहा। तो आप जो ये कॉस्मेटिक कर रहे हो, आप उसके रूट कॉज में नहीं जा रहे हो। कांग्रेस ने ये स्वीकार किया कि कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं, कांग्रेस एक सत्तारूढ़ पार्टी टाइप आचरण करने की आदत होगी उनमें। और अभी जो 3 नेताओं के हमने बयान देखे हैं, उसमें श्री अरुण चतुर्वेदी का बयान एक ग्रास रूट राजनीतिक वर्कर का बयान है, जो बहुत हकीकतमंदाना है, यथार्थपरक है। वो एक स्पिरिट भारत की पॉलिटिक्स की आप उसमें देख सकते हो, उसमें भारत की आत्मा देख सकते हो। अशोक परनामी जी के बयान में एक गरूर, अति आत्मविश्वास दिखता है कि अभी वो इस बात को रेखांकित नहीं कर रहे हैं कि कहीं हमसे गलती हुई है, तो इतना सहज रूप से नहीं लेना चाहिए। और जनता भी गलतियां करती है, ऐसा नहीं है। क्या वजह है कि औसत विधायक है वो करोड़पति हो रहा है और औसत वोटर कमज़ोर हो रहा है? 145 करोड़पति चुने हमने इस बार, पिछली बार 85 थे। तो जब राजनीतिक पार्टियां खाली पैसे के दम पे टिकट देने लगती है, जिताने लगती है और चुनाव को एक इंडस्ट्री बना देती है, तो ऐसे परिणाम आते हैं। आपका कटाव जनता से हो चुका है। महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि बिल्ड द नेशन, हमने बिल्डर्स को ही सौंप दिया है कि बिल्डर ही देश को बनाएंगे।
दोनों पार्टियों में ये हो गया कि जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनकी बहुतायत होती जा रही है, इसीलिए वो आवाम से कट जाते हैं। जैसे एक कॉलर ने कहा कि जो मेडिसिन का मामला है वो उनके लिए बहुत गंभीर है जी। तो जनहित की योजनाओं का जिक्र किया, मैं इस सवाल को लेकर आऊंगा अर्चना जी के पास। उससे पहले बीकानेर से एनडी कादरी साहब हमारे साथ हैं। बताएं कादरी साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार पहले तो सबको जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि जो अभी अपने जो राज्य के अंदर जो 4 उपचुनाव हुए हैं जी, इसमें कांग्रेस की एकजुटता और बीजेपी का जो है बहुत ज्यादा सीटों का खुमार जो है ना, ये नुकसान का कारण रहा है। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए, बिग फाइट से जुड़ने के लिए। अर्चना जी मैं आपके पास आता हूं। आप नहीं मानते कि पार्टी में कहीं खिंचाव रहा और इस परेशानी से लगातार सचिन पायलट 2-4 होते रहे? गुरदास कामत आप बोल के गए हैं कि निकाय चुनाव है, सबक ले लीजिए। देखिए खिंचाव की कोई बात नहीं है, और जो कामत साहब ने कहा उसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम 2 चुनाव बहुत बुरी तरह से हारे। उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि आप उपचुनाव जीत गए तो आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं। आपको यही एकजुटता और यही संगठनात्मक तैयारी रखनी है और निकाय चुनाव में जाना है। अभी मरित साहब कह रहे थे कि साहब कोई जाकर के आंसू पहुंचने नहीं गया। सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पर ये आता है कि जब सचिन पायलट झालावाड़ जाते हैं, बलात्कार पीड़िता से मिलते हैं, उसके बाद वहाँ के सांसद जाकर के मिलते हैं और हम आंसू पहुँचने जाते हैं तो उसको सियासी मुद्दा बना दिया जाता है। कहा जाता है हवाई है उनकी यात्रा। तो अभी सहरिया जाति के आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको जनता का काम करना है, कांग्रेस की हम जा रहे हैं, सीरत तो यही मैं बता रही हूँ कि हम आंसू पहुँचने जा रहे हैं। जो एक विपक्ष का धर्म है वो निभा रहे हैं और इनको सावचेत भी कर रहे हैं। तो उस समय फिर आप और जनता या फिर सत्ताधारी पार्टी ये कहे जिन कि ये घटनाओं लोग की इसको फहरिस्त सियासी फायदा उठाना, उनमें से चंद का जिक्र आपने किया और पायलट साहब उनमें से चुनिंदा 2-3 घटनाओं पर पहुंचे। आपको नहीं लगता कि पूरे अगर देशव्यापी जिस पार्टी का स्तर का है उस पार्टी को अगर इस स्तर पर आकर काम करना पड़े और वहां भी कोताही रह जाए तो देखिए कोई कोताही सवाल नहीं खड़े है। होने की बात? जो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके सामने हम प्रस्तुत हैं हमेशा विपक्षी रूप में। हमने परनामी जी तो जरूर ये कह रहे थे हार और जीत सिक्के के 2 पहलू, लेकिन हम इस चीज को क्राइम का लगातार आप जिक्र करते हैं, अपराध की बात करते हैं, शिक्षकों का एकीकरण समानीकरण, क्या कांग्रेस ने उस पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया? निरंतर उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को नीति बदलने के लिए मजबूर करने वाली भी कांग्रेस ही है। जब कालीचंद सराफ जी को विधानसभा के पटल पर कहना पड़ता है विधायकों की राय लेंगे, इसका तात्पर्य है कि अब वो समझ चुके कि ये जो एकीकरण समानीकरण है विसंगतिपूर्ण था, जिसका खामियाजा इनको उपचुनाव में उठाना पड़ा। उनकी विसंगतिपूर्ण नीतियों के कारण ही नतीजा निकला। और अभी सब लोग जो बात कर रहे थे संजय जी को छोड़ करके, जो और परनामी जी कह रहे थे हार और जीत जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो उससे समझना चाहिए कि आज भी दम है उनमें। और हमने किस विनम्रता के साथ स्वीकार किया, हमने कहा लोकतंत्र में भूमिका परिवर्तन को कांग्रेस समझती है, विपक्ष का धर्म निभाना जानती है, तो सत्ता में रहकर सुशासन देना भी जानती है। और अभी जो बात चल रही थी कि आम जनता जो कि बिल्कुल अपरिहार्य है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसको ताक पे रख के पूरी तरह हर व्यवस्था का प्राइवेटाइजेशन करने की मंशा के साथ प्रस्तुत किया गया, तो जनता उसको समझती है। चलिए कांग्रेस के आज जो कांग्रेस का हालात है उसके लिए किसको क्रेडिट देंगी? सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को या रामेश्वर डूडी को? देखिए नेतृत्व को क्रेडिट हमेशा जाता है। सचिन जी ने बहुत सजगता के साथ काम किया और एक युवा नेतृत्व किस तरह से स्थापित होता है कांग्रेस में वो भी हमने करके दिखाया। और हमारे यहाँ कोई वैमनस्य नहीं था। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थितियां नहीं है कि आडवाणी जी को हाशिए पे ले जाओ और नरेंद्र मोदी जी को युवा बता दो और टिकट देने की स्थिति में जो मर्जी है वो करो। लेकिन मेरी बात नारायण सिंह जी पिछली पंक्ति में किस तरह से बैठे? देखिए पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट जहाँ बैठने थे वहां बैठे थे और मंच की जो साइज थी उसके हिसाब से जो काडर था उसके हिसाब से हमने उनको बिठा दिया। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अशोक गहलोत जी भी निरंतर चुनाव में प्रचार प्रसार करते रहे और सचिन पायलट जी ने मंच से कहा कि मैं अशोक गहलोत जी का, सीपी जोशी जी का और जो हमारे अन्य प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद देता हूं, प्रत्येक कार्यकर्ता का धन्यवाद। तो ये विनम्रता, ये बयान दिल से था या मजबूरी में था? लेकिन वही विपरीत स्थिति क्या होती है कि वहां पर मंचों से क्या कहा जाता है, लोकशाही की जगह सामंतशाही का प्रतीक महारानी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव प्रचार में प्रत्येक प्रत्याशी ये कह रहा था। तो इस अंतर को समझने का क्षमा करें आप मेरे को, बेर में जब वो जीता ना तो वहां पे ऐसे मूंछों को ताप दे रहे थे वो राजा, और उन्होंने कहा था राजा जी जीते हैं, मैं नहीं जीता हूं। तो आप ये मत कहिए कि चारों तरफ यही हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बैर में भी देखिए परिस्थितियां क्या बनी। मामूली जो व्यक्ति था, जो एक आम कार्यकर्ता था, उसको चुनना बेहतर समझा वनिस्पत की उस व्यक्ति को कि जिसको यदि चुनाव जिता दे तो फिर उपचुनाव हो जाता। जो वहां की परिस्थितियां थी उसके अनुकूल जनता ने विवेकशीलता के साथ ताप देने वाली बात कर रहा हूं मैं। देखिए राजा जी ने जीताया तो मूंछों के ताप दे रहे हैं वो। देखिए राजा जी ने जिताया, राजा जी ने उनके लिए रात दिन काम किया। इस वक्त कॉलर है हमारे साथ भूपेंद्र जी प्रतापगढ़ से। बताएं भूपेंद्र जी आपका क्या कहना है?
सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस तरह की योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं, जिन योजनाओं से वो लोगों को लुभाना चाह रहे हैं, मूल मुद्दा जो नहीं कर सकती है पब्लिक, जो हम आम लोग नहीं कर सकते हैं, हम सड़क नहीं बना सकते हैं, हम हमारे सब घरों में, सड़कों में, चौराहों पे बिजली नहीं लगा सकते हैं, सभी के लिए पेयजल की व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे हम सभी को लाभ होगा, एक गरीब को भी होगा, एक अमीर को भी होगा। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये योजनाएं, भामाशाह वगैरह बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं, कंपनीज को बुला रहे हैं, इन सब की बजाय जो मूल मुद्दा है, सड़कें आप देखें, और प्रदेश में हम जाते हैं, किसी भी प्रदेश में कोई अनजान व्यक्ति घुसे तो पहली चीज वहां की सड़क देखते ही कहता है भाई यहाँ प्रशासन बहुत अच्छा है। अगर वहाँ की सड़कें अच्छी है, आप मध्य प्रदेश में जाए, पड़ोस का राज्य है, वहां जाते ही हमें महसूस होता है कि देखिए यार कितनी अच्छी गवर्नेंस है, कितनी बढ़िया सड़कें हैं यहाँ पे। और राजस्थान में जैसे ही घुसे आप मध्य प्रदेश की बॉर्डर से, और इस तरह की स्थिति मिलेगी, सड़कें टूटी मिलेगी। शुक्रिया आपका बिग फाइट से जुड़ने के लिए भूपेन जी। आपकी राय काफी अहम है और उम्मीद करते हैं कि सरकार ने इसको गौर से सुना होगा। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आखिरी दौर में ये बात होगी कि क्या सच में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। सच में कहा जाए तो कांग्रेस का जो मनोबल टूटा था विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार के बाद, क्या फिर से वो संजीवनी बूटी काम करेगी। ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी, आखिरी दौर में लौटेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और राजस्थान के संयुक्त नेताओं ने प्रयास करके राजस्थान की सरकार की विफलताओं को भुनाकर प्रदेश की 4 सीटों में 3 सीटें प्राप्त की। केंद्र और राज्य की सरकार को विफल साबित करने में कांग्रेस पूर्णतः कामयाब रही है। उसका सीधा सा उदाहरण है पूरे देश में और प्रदेश में। जो भाजपा की गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल में जो काम नहीं कर पाई है, जनता को जो वादे किए गए थे वादों पे भी खरी नहीं उतरी है, उसका फायदा कांग्रेस ने उठाया है। आज हमारा सवाल था कि क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस फिर खड़ी हो गई है। इस पर आपकी राय हमें मिली। 67% दर्शक मानते हैं कि कांग्रेस खड़ी हो गई है, 33% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिग फाइट में अब कॉलर जुड़े हैं नागौर जिले के डीडवाना से शेर खान साहब हमारे साथ हैं। बताएं शेर खान जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर बीजेपी के हार का यही कारण है कि जी अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके आप बता पाएंगे अपना सवाल? तो सर 12 महीने पहले कांग्रेस के शासनकाल में 33। जी सर। जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं। जी सर, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी जी सर। उसका रिजल्ट आज 12 महीने हो गए सर, आज तक जारी नहीं कर पाई है सरकार को। 9 महीने हो गए आए हुए, 8-10 महीने इसको भी हो गए। और सीधी भर्ती के चक्कर में विद्यार्थी मित्रों को जब सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दे दिया तो भी बैकडोर एंट्रीज का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। जी शुक्रिया आपका बिग फाइट से जुड़ने के लिए। संजय जी मैं आप ही से लौटूंगा क्योंकि दरअसल ये सवाल आपके लिए था कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। जो प्रगति रिपोर्ट कम से कम अगर कुछ मजबूरियां हैं तो जनता तक आपने उसको नहीं पहुंचाया। जनता मानती है कि आपका सीधा संवाद जो पार्टी की स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक नहीं रहा जनता से, इस कारण आपसे छिटकना पड़ा। और बल्कि ये सवाल अब उल्टा हो जाता है आपके लिए कि कांग्रेस खड़ी हुई ना हुई, बीजेपी की जो लोकप्रियता थी उसके ग्राफ में अचानक बड़ी गिरावट आई है। देखिए फिर आप बार बार इन तीनों चुनावों से बीजेपी के ग्राफ के ऊपर चले जाते हैं। मैं तो इन कॉलर्स की राय पर बात कर लीजिए जो राय हमारे सामने आई है। की राय के ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ कि इन कॉलर्स की राय के आधार के ऊपर कि सरकार ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन पिछला 5 साल का जो खड्डा जो पिछली सरकार करके गई, जाते जाते जैसे अंतिम दिनों में आदमी अपने सारे दान दक्षिणाएं करता है, बजट में कुछ था नहीं था, राजकोष में कुछ था नहीं था, सारी जो पेंशन योजना चली, दवा योजना चली, उसके अंदर राजकोष का बिना ध्यान रखे जो सब कुछ चीज़ें चली, आज सरकार जब दोबारा लौटी है तो उनकी समीक्षा को बंद नहीं करने जा रही। संजय जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि परीक्षा के रिजल्ट में पिछली सरकार
क्या कुछ कॉपियां ले गई क्या? मैं क्या क्या आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। मैं यही बोल रहा हूँ कि वो रिजल्ट लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोई योजना बंद नहीं की, उनकी समीक्षा करके वो ठीक ढंग से योजनाएं वापस आम जनता तक बनी रहे। कुछ समय के लिए अल्पकालिक बेरोजगार नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से सरकार प्रक्रिया शुरू करेगी। नहीं, सरकार तो करेगी, फिर सरकार तो बन जाए पूरी, ये तो करवा लो आप कम से कम। जितनी सरकार है उतनी सरकार भी सब जितनी सरकार लालचंद जी, मैं आपके पास आता हूं, आपको क्या लगता है, क्या आज के जो सूरत हाल है उसमें नजर आता है कांग्रेस स्टैंड कर गई है, फिर से निकाय चुनाव में टक्कर का मुकाबला होगा? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी कांग्रेस खड़ी नहीं हो रही, कांग्रेस ही खड़े हो रहे हैं। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी हमेशा होती है, जब भी अच्छा होने की संभावनाएं होती है ना, तो कांग्रेस ही बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और जहां तक नेतृत्व की बात है, मैं समझता हूं हाँ बिल्कुल, युवा नेतृत्व का अगर प्रोजेक्ट सही तरीके से किया जाएगा एक रूपता के साथ में, तो कांग्रेस वास्तव में खड़ी होगी। और कांग्रेस इसलिए भी खड़ी होगी क्योंकि बीजेपी अब बैठने की तरफ बढ़ती जा रही है, और केवल जो है ना, वो जो कुछ किया गया है उसको भी संभाल नहीं पा रही है, सरकार नहीं बना पा रही है, गरीबों को नहीं संभाल पा रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात उसको नहीं संभाल पा रही है। और तीसरी बात, अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो अर्चना जी ने कही, सब यहाँ युवा नेतृत्व ने ये बता दिया कि कैसे स्थापित हो सकते हैं, लेकिन पहले वाले चुनाव ने कांग्रेस में युवा नेतृत्व ने ये बता दिया कैसे उखड़ सकता है युवा नेतृत्व केंद्रीय स्तर के ऊपर। चलिए, बिल्कुल, मैं अर्चना जी आपके पास आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो संजीवनी बूटी क्या है जिसके दम पर पायलट लगातार इस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि जिनका जिक्र कामत कर रहे थे वो हाशिए पर है। देखिए, आपकी समझ का फेर है। जो सचिन पायलट कह रहे हैं उसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये रटन तोते वाली जो वाणी है ना, जो निरंतर चले आ रही है कि पिछले गड्ढों को भरें, तो जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही। आपको जिस दिन जनादेश मिला उस दिन से आपको अकाउंटेबल होना था, लेकिन आपके साथ समस्या ये होगी कि आपको अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिल गया, आपके समझ में नहीं आया इसको कैसे शिरोधार्य करें। आपने उसको इतने घमंड के साथ अपना लिया, इतने अहंकार के साथ अपना लिया कि आपने जनता से संवादहीनता शुरू की। अगर नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि मैं बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने वाला हूं, तो व्यवहारिकता में तो बोल्डनेस है ही नहीं ना। आपने जितना बजट प्रस्तुत किया, यूपीए की पॉलिसीज का अनुगमन किया, आप जो भी नीति बना रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर सहरिया जाति के लिए कह रहे हैं इनके मंत्री आगे आकर के, सचिन पायलट वहां जाते हैं कि साहब कुपोषण नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा वो मौतें क्यों हुई, फिर आपके सांसद क्यों उनसे मिलने। चलिए, मुझे तीन सवाल है मेरे, उनमें से एक का जवाब आप दे दीजिए, मेरे पास वक्त भी कम है। आप आपकी पार्टी के स्टैंड के लिए किसे क्रेडिट देंगे, पायलट को, बीजेपी सरकार की नाकामियों को, बीजेपी सरकार की नाकामियों को, और तीसरा सवाल, टांग खिंचाई करने वाले इस बार हाशिए पर है? देखिए, आप जब मेरे पास आते हैं तो यही प्रश्न करते हैं, और मेरा मुझे जवाब नहीं मिला शुरुआत से आखिर तक। बहस का मुद्दा आज यही था। मेरी बात सुनिए, लोग जानना चाहते हैं कि संजीवनी क्या है, इन तीन में से कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जब हम फिसले तो फिसल के गिर के और उठ गए। हमें समझ आ गई हार के बाद जीतना है, ये हमें समझ में आ गया, और जीतने के लिए संघर्ष करना है सामूहिक रूप से, ये हमें समझ में आ गया। नेतृत्व परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से उनके साथ संगठित होकर काम करते हैं, और बड़े छोटे का लिहाज भी रखते हैं और सम्मान भी देते हैं। फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कि कांग्रेस की इस स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी चिंता ये भी है कि जो स्पेस विपक्ष का है वो सिविल राइट एक्टिविस्ट खा रहे हैं। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उस पर या तो भारतीय किसान संघ इतना सख्ती से बोला है, या सिविल राइट एक्टिविस्ट बोले मेधा पाटकर को आना पड़ा। सारे प्रोटेस्ट 6 महीने उन्हीं लोगों ने किए, कांग्रेस ने इतना सशक्त प्रोटेस्ट किया ही नहीं है। तो कांग्रेस को अच्छे सकारात्मक विपक्ष के लिए तैयार होना होगा, और सत्ता पक्ष को एक अच्छे सार्थक शासन देने के लिए आगे बढ़ना होगा। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। आज काफ़ी दिलचस्प चर्चा भी रही, काफ़ी रोचक चर्चा भी रही, कई बातें सामने आई, आखिर किस तरह से कांग्रेस की कायापलट हुई इस पर बात थी। आज के लिए इतना ही, सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करेंगे। इसी के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।